दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर अभिजीत सिंह। आप लोगों ने द इमिटेशन गेम मूवी देखी होगी। उसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एलन ट्यूरिंग का रोल प्ले किया है, जिसमें एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मन्स की यूज़ की गई एन्क्रिप्शन मशीन एनिग्मा का कोड ब्रेक करते हैं। एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम की इस इनक्रेडिबल अचीवमेंट की वजह से कई लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी और वर्ल्ड वॉर 2 समय से लगभग 2 साल पहले ख़त्म हो गया। वॉल्टर आइजैक्सन ने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी है। वॉल्टर बुक के इंट्रोडक्शन में पहले ही पेज पे लिखते हैं, एट वन पॉइंट आई ईमेल्ड हिम टू आस्क इफ इट वॉज ट्रू एज माई डॉटर हैड टोल्ड मी दैट द एप्पल लोगो वॉज अ होमेज टू एलन ट्यूरिंग। जिसपे स्टीव जॉब्स जवाब देते हैं कि ऐसा है तो नहीं, पर काश ऐसा होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा कहा जाता है कि एलन ट्यूरिंग ने साइनाइड का इस्तेमाल करके सुसाइड किया था और जब उनके रूम की तलाशी ली गई थी तो उनके बेड के बगल में आधा खाया एप्पल मिला था और लोग ऐसा बोलते हैं कि इसी के थ्रू एलन ने साइनाइड लिया था। इसी आधे खाए एप्पल को वॉल्टर रेफर कर रहे थे एप्पल के लोगो के फॉर्म में। आप समझ गए होंगे, हम आज सर एलन ट्यूरिंग की बात करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा होनहार इंसान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द 20th सेंचुरी, और उनकी उतनी ही दुख भरी कहानी और दुख भरा अंत, वो भी सिर्फ इसलिए कि समाज को उनका होमोसेक्सुअल होना सामाजिक परिवेश के लिए सही नहीं लगता था। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, जिसपे आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन्हें लोग ऐसी उपाधि देते हैं और कैसे उन्होंने अनजाने में कंप्यूटर साइंस फील्ड की फाउंडेशन रखी थी। ये आज आप और मैं अगर मोबाइल या कंप्यूटर में यूट्यूब के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इसमें एलन ट्यूरिंग का ही सबसे बड़ा हाथ है। अगर हिस्ट्री में चलें तो एलन ट्यूरिंग का इंडिया से भी एक लिंक है। उनके पिताजी ब्रिटिश इंडिया के समय इंडियन सिविल सर्विसेज में थे, जिसे आज आईएएस कहते हैं, और उनके फादर इन लॉ मद्रास रेलवेज के चीफ इंजीनियर थे। अब इससे पहले कि हम ट्यूरिंग के थ्योरेटिकल मॉडल और ट्यूरिंग मशीन के बारे में जानें, आइए इसका कंटेक्स्ट समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज जस्टिस, तो ये शायद आपके लिए थोड़ी सी वेग क्वेश्चन होगा। फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, शायद अब इसका जवाब दिया जा सकता है। तो इसी बहाने वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। तो पॉज कीजिए और सोचिए, क्या है जस्टिस या क्या है न्याय। आई होप एंड विश कि आपने ट्राई किया होगा। सॉक्रेटिस। एंशियंट ग्रीस में सॉक्रेटिस को वाइजेस्ट मैन इन एथेंस कहा जाता था। सॉक्रेटिस की खासियत इसमें नहीं थी कि वो हर चीज का जवाब देते थे या जानते थे। उनकी खासियत इसमें थी कि वो सामने वाले के दिए गए किसी भी जवाब के एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज करके एक नया डायमेंशन देते थे और सामने वाले को दूसरे तरीके से सोचने पे मजबूर करते थे। ऐसा ही एक बड़ा पॉपुलर डिस्कशन है सॉक्रेटिस और कुछ दूसरे ग्रीक लोगों के बीच का। सॉक्रेटिस के साथ ग्रुप में कुछ और लोग खड़े थे। उसमें से एक था सेफलस। सॉक्रेटिस ने सेफलस से पूछा कि व्हाट इज जस्टिस। सेफलस ने बोला, सच बोलना और अपना कर्ज चुकाना। तो सॉक्रेटिस ने बोला, मान लो मेरा एक दोस्त अपनी अच्छी दिमागी स्थिति में अपने हथियार मेरे पास रख के जाता है, लेकिन जब वो उसे वापस मांगने आता है उस समय वो बहुत गुस्से में रहता है। अब तुम बताओ, क्या मुझे उसके हथियार लौटा देने चाहिए? और अगर मैंने उसके हथियार नहीं लौटाए तो क्या ये अन्याय होगा? सॉक्रेटिस के इस टफ लॉजिक को सुनने के बाद सेफलस के बेटे पॉलीमार्कस ने जवाब देने में दिलचस्पी दिखाई और उसने जवाब को मॉडिफाई किया और कहा कि अपने दोस्तों के साथ भला करना और अपने दुश्मनों के साथ बुरा करना न्याय है। इस पे फिर सॉक्रेटिस ने दूसरा आर्ग्यूमेंट रखा और कहा कि बहुत बार समाज के बहुत अच्छे लोगों से हमारी बिल्कुल नहीं बनती और कई बार समाज के असामाजिक तत्व भी हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। तो क्या अब ये तुम्हारी दोस्तों का भला और दुश्मनों का नुकसान करना कि न्याय की परिभाषा कहीं से जायज लगती है? अब पॉलीमार्कस को भी नहीं समझ आया कि क्या जवाब दे। तो फिर अब थ्रेसीमेकस इस डिस्कशन में आता है। थ्रेसीमेकस बोलता है कि देखिए सॉक्रेटिस जी, ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि क्या न्याय है और क्या अन्याय, और वो कहता है कि न्याय और कुछ नहीं, शक्तिशाली व्यक्ति जो कह दे और जो कर दे वही न्याय है और जो उसे पसंद नहीं है वही अन्याय है। इस पे फिर सॉक्रेटिस ने कुछ जवाब दिया और ऐसे ही ये डिस्कशन आगे चलता रहा। तो सॉक्रेटिस न्याय की कोई एक परिभाषा नहीं देते, बस न्याय के डिफरेंट डायमेंशंस पे सोचने को मजबूर करते हैं। एंड आई थिंक कि अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा तो आपका भी जवाब कुछ दूसरा ही रहा होगा। ऐसे ही अगर आप महान भारतीय ग्रंथ भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को पढ़ेंगे तो उसमें क्या था, उसमें भी आपको दिखेगा कि कैसे अर्जुन युद्ध क्षेत्र में क्या सही है और क्या गलत के बीच में दुविधा में
रहते हैं, जैसा ऑलमोस्ट हम सभी के साथ खुद के जीवन में होता है। बस फर्क इतना है कि अर्जुन के पास कृष्ण थे और मुझे और आपको उनकी तलाश है। अब ये सोक्रेटिस और गीता का रेफरेंस मैंने आपको दो चीजों के लिए बताया। पहला इसलिए क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स हैं और आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, और दूसरा एलन ट्यूरिंग की रिसर्च को समझने के लिए। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। सोक्रेटिस के डिस्कशन में हमें जस्टिस की बहुत सारी डेफिनेशन मिली और आपने भी शायद इसे अपने तरीके से डिफाइन किया होगा। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज की बात है और आप जानते हैं कि ह्यूमैनिटीज में किसी भी कंसेप्ट की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। पर सोचिए, मैथ्स में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो आप बोलोगे हम मानते हैं कि हमें सोक्रेटिस जितना ज्ञान नहीं है, पर हम इतना तो जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4 ही होता है। चाहे कुछ भी बदल जाए, पर ये नहीं बदल सकता। बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ग्रेविटेशन क्या है, ब्लैक होल क्या है, और भी दूसरे दूसरे नेचुरल फिनोमिनास और सराउंडिंग्स को समझने में आपको फिजिक्स से मदद मिलती है। ऐसे ही केमिस्ट्री में आप प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर्स पढ़ते हो। बायोलॉजी में आप ह्यूमन बॉडी और अदर लाइफ्स के बारे में पढ़ते हो। लेकिन अगर आप मैथ्स के बारे में अच्छे से सोचो तो आपको समझ आएगा कि मैथ्स में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ते हैं, मैथ्स का क्या स्कोप है, ये कोई नहीं जानता। मैथ्स हमें रियल वर्ल्ड में नहीं दिखाई देती। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरह मैथ्स में नहीं बता सकते कि ये किस चीज की स्टडी है। कई बार मजाक में इसे ऐसे कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज व्हाट मैथमेटिशियंस डू। तो मैथ्स के स्कोप को थोड़ी ज़्यादा समझने के लिए अगर हम और डीप में जाएं तो हमें पता चलता है कि 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं मैथ्स को लेकर के। मतलब कि 3 तरीके के प्रोमिनेंट विचार हैं स्कॉलर्स के: लॉजिसिस्ट, इंट्यूशनिस्ट और फॉर्मलिस्ट। पहले हैं लॉजिसिस्ट। लॉजिसिस्ट बोलते हैं मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन्स। आई थिंक ये स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दूसरे आते हैं इंट्यूशनिस्ट। ये थोड़ी फिलोसफिकल बात करते हैं। ये बोलते हैं कि मैथ्स की अपनी एक अलग दुनिया है। कुल मिला के आसान शब्दों में इनका मानना है कि मैथ्स दिमाग की उपज है। और तीसरे आते हैं फॉर्मलिस्ट। फॉर्मलिस्ट बोलते हैं मैथ्स कुछ नहीं, बस एक सिस्टम है, उसमें कुछ सिंबल्स हैं और कुछ रूल्स। उन सिंबल्स को आप कुछ रूल्स के थ्रू ही मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि सुडोकू एक फॉर्मल सिस्टम है। सुडोकू में कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं और कुछ नंबर्स, बस आप उन नंबर्स को उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्लेस कर सकते हो। अब बैक इन द पास्ट देयर वाज दिस बिग डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन दीज डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑन द वेरी नेचर ऑफ सब्जेक्ट, कि मैथ्स है क्या और आप मैथ्स में क्या कर सकते हो और क्या नहीं। अब आप सोचिए कि मैथ्स जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट में भी अगर सब्जेक्ट के नेचर, स्कोप और एग्जिस्टेंस को लेकर के डिबेट हो तो किसी भी मैथमेटिशियन को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। तो इस बैकग्राउंड में एंट्री होती है जर्मन मैथमेटिशियन डेविड हिल्बर्ट की। हिल्बर्ट ने इस डिबेट को सेटल करने का मन बना लिया और पूरी मैथ्स का एक फॉर्मल सिस्टम बनाने के बारे में सोचा। अब ये फॉर्मल सिस्टम क्या है? हर फॉर्मल सिस्टम में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें हम सही मानते हैं, और उन रूल्स को फाउंडेशन बना के हम बाकी की आगे की चीजें बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्रिकेट को एक फॉर्मल सिस्टम माना और उसके हमने कुछ रूल्स बनाए, जैसे कि लाइन से पैर आगे जाने और कमर से ऊपर बॉल फेंकने पे नो बॉल होगी, रीच से बाहर जाने पे बॉल वाइड होगी, और ऐसे ही बाकी के और रूल्स। अब अगर कल के दिन कोई चाहे तो वो इन रूल्स को तोड़ मरोड़ के भी गेम खेल सकता है, जैसा कि हम अक्सर अपने गली मोहल्ले में करते हैं। पर ये जो मॉडिफाइड वर्जन है ये कुछ भी हो, पर ये फॉर्मल क्रिकेट नहीं होगा। तो ठीक ऐसा ही एक फॉर्मल सिस्टम विथ सम बेसिक रूल्स हिल्बर्ट ने बनाने का सोचा, और उसके लिए उन्होंने 3 फाउंडेशनल पॉइंट रखे कि ये 3 चीजें तो मैथ के फॉर्मल सिस्टम में होनी ही होनी चाहिए। पहली कंसिस्टेंसी, दूसरी कंप्लीटनेस और तीसरी डिसाइडेबिलिटी। आइए इसे समझते हैं कि ये क्या है। पहला, कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है हर चीज हमेशा एक जैसी रहेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने 3 + 3 = 6 प्रूव कर दिया और कल आप 3 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 6 भी प्रूव कर दो। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है यहाँ पे कि पूरे का पूरा सिस्टम कंप्लीट होना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी बात को ट्रू बोल रहे हो मैथ्स में, तो आपको विद इन मैथ्स उसके फाउंडेशनल रूल्स को यूज करके प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चीज ट्रू है। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एवरी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब ऐसा नहीं कि आपने 2-3 ट्राइंगल्स ले लिए और उनको प्रोटेक्टर से मेजर करके आपने बोल दिया कि ये सम 180 डिग्री है, और ऐसा ही जिसका भी आप मेजर करोगे, जिस किसी भी ट्राइंगल का आप मेजर करोगे, आपको हमेशा उसका इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही मिलेगा। अगर आपने ऐसा बोला तो वो प्रूफ नहीं होगा, वो कंजेक्चर होगा।
अगर हमको 100% गारंटी के साथ ऐसा बोलना है कि इस दुनिया में जितने भी ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगे उन सभी के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होगा, तो उसके लिए हमें एक प्रूफ लिखना पड़ेगा जो ये साबित करे कि हाँ, दुनिया के हर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होगा। और थर्ड पॉइंट है डिसाइडेबिलिटी। डिसाइडेबिलिटी का मतलब ऐसे समझिए कि किसी भी स्टेटमेंट को सही या गलत बताने के लिए क्या कोई इफेक्टिव प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है। अब ये इफेक्टिव प्रोसीजर क्या है इसे हम आगे डिटेल से समझेंगे, पर अभी एक जनरल ओवरव्यू के लिए हम बॉड मास का एक एग्जांपल लेते हैं। इस सवाल को देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन की फाइनल वैल्यू 10 है या नहीं। अब अगर इसे सॉल्व करना है और स्टेटमेंट के ट्रू और फॉल्स होने को चेक करना है तो बॉड मास सॉल्व करने का एक इफेक्टिव प्रोसीजर है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मतलब पावर्स वगैरह, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। अब कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करे उसका जवाब अगर सही है तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। अब हम लौट के डेविड हिल्बर्ट पे वापस आते हैं। तो डेविड हिल्बर्ट ने मैथमेटिशियन से एक सवाल पूछा, इज मैथमेटिक्स कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड डिसाइडेबल। इस क्वेश्चन को ओरिजिनली जर्मन में कुछ ऐसा कहा जाता है और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन डिसीजन प्रॉब्लम होता है। तो पहले के जो 2 पॉइंट थे, कंप्लीट और कंसिस्टेंट वाला, उसका जवाब कर्ट गॉडल ने दिया। खैर वो आज के हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है तो हम उसे कभी बाद में देखेंगे। जो डिसाइडेबल वाला पॉइंट है, इफेक्टिव प्रोसीजर वाला, जिसे हमने बॉड मास के एग्जांपल से समझा था, उसका जवाब एलन ट्यूरिंग ने दिया। हिल्बर्ट ने क्वेश्चन पूछा था, इज मैथ डिसाइडेबल। इसका मतलब है कि क्या मैथ्स के किसी भी स्टेटमेंट के लिए इफेक्टिव प्रोसीजर हो सकता है जो ये बताए कि ये ट्रू या फॉल्स है। एलन ट्यूरिंग ने इस सवाल का जवाब देने से पहले सवाल को रीफ्रेम किया और सोचा कि आखिर ये इफेक्टिव प्रोसीजर क्या है। इसके लिए एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर का यूज किया, पर डिजिटल कंप्यूटर तो उस समय था नहीं। फिर कौन सा कंप्यूटर? तो कंप्यूटर उस समय एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों को बोला जाता था। होता क्या था कि उस समय पे कैलकुलेशंस जो बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, जैसे इंश्योरेंस, फाइनेंस और इंजीनियरिंग वगैरह की कैलकुलेशंस, उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ लोग होते थे। उन्हें बस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे और उन्हें बोला जाता था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस इस इंस्ट्रक्शन सेट में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा करना है और सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। अब ट्यूरिंग ने कहा यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही इफेक्टिव प्रोसीजर हैं जिसे करने के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये प्रोसीजर जो कोई भी फॉलो करेगा उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। इसी इफेक्टिव प्रोसीजर को आज हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। अब ट्यूरिंग ने ऑब्जर्व किया कि ये ह्यूमन कंप्यूटर क्या करते हैं। प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, प्रॉब्लम्स को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं और रिजल्ट देते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन उनका कमाल का था, काइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी। इस एग्जैक्ट पॉइंट पे आके ट्यूरिंग ने एक ऐसी मशीन के बारे में सोचा जो बिल्कुल ह्यूमन कंप्यूटर जैसा काम करेगी। उसे कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और वो उसका सॉल्यूशन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके निकालेगी। आज इस मशीन को यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन या ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। अब ये ट्यूरिंग मशीन होगी कैसी? उसमें एक मेमोरी टेप होगा जिसमें इंफॉर्मेशन या प्रॉब्लम 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखी होगी। और मोस्टली आपको ये बात पता ही होगी कि कंप्यूटर 0 और 1 का यूज करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए, जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। जैसे ये डेसिमल को हम बाइनरी में ऐसे और अल्फाबेट्स को बाइनरी में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेमोरी टेप के बाद एक रीड राइट हेड होगा जो इस मेमोरी टेप को स्कैन करेगा, जो आगे और पीछे मूव कर सकता है। वो एक समय पे एक स्क्वायर बॉक्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वो सिर्फ 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। नंबर को रीड कर सकता है, इरेज कर सकता है और राइट या चेंज कर सकता है। और प्रॉब्लम के सॉल्व होने पे वो मूविंग हेड रुक जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि इस मशीन को पता कैसे चलेगा कि उसे क्या करना है। तो जैसे ह्यूमन कंप्यूटर को रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, वैसे ही ट्यूरिंग मशीन्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। एलन ट्यूरिंग ने मशीन के इन इंस्ट्रक्शंस सेट को इंटरनल स्टेट्स कहा। अब इंटरनल स्टेट्स का मतलब मशीन का हेड अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग स्टेट्स में होगा और उस स्टेट के लिए जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो उसे वैसे एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर 010010 ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो आप इस नंबर को देख के बता सकते हो कि ये पैलिंड्रोम नंबर है। पैलिंड्रोम नंबर मतलब अगर कोई सी नंबर और उसका रिवर्स ऑर्डर नंबर सेम हो तो उसे हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। अब 010010 पैलिंड्रोम है क्योंकि इसका रिवर्स ऑर्डर भी यही सेम नंबर है। हमने नंबर को देख के ये जवाब दे दिया। कैसे? क्योंकि हमारे पास सोचने की कैपेसिटी है। पर मशीन तो ऐसे देख के नहीं बता सकती, उसके पास तो दिमाग नहीं है।
इसलिए ट्यूरिंग ने मशीन को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल स्टेट्स की कल्पना की, जिसके फॉर्म में उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि यही सेम प्रॉब्लम पैलिंड्रोम वाली ट्यूरिंग मशीन कैसे अप्रोच करेगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि जब इस नंबर को ट्यूरिंग मशीन के मेमोरी टेप में डाला जाएगा तो वो कैसी दिखेगी। अब ट्यूरिंग मशीन स्टार्टिंग में सबसे पहले 0 पढ़ेगी और उसे ब्लैंक सिंबल से रिप्लेस कर देगी। याद कीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्कैनिंग हेड 3 काम कर सकता है, रीड कर सकता है, इरेज कर सकता है और चेंज कर सकता है। तो अब ये रीड राइट हेड या स्कैनिंग हेड उसे ब्लैंक सिंबल से रिप्लेस करने के बाद आखिर में जाएगा और जब लास्ट नंबर पे पहुंचने के बाद उसके नेक्स्ट प्लेस पे जाएगा तो देखेगा कि वहां पे ब्लैंक सिंबल है नेक्स्ट प्लेस में। इसका मतलब पीछे वाला ब्लॉक लास्ट डिजिट था। अब वो एक ब्लॉक पीछे आएगा लास्ट वाले डिजिट पे और उसे देखेगा कि क्या वहां पे 0 है। अगर उसे वहां पे भी 0 मिलता है तो उसे भी वो ब्लैंक सिंबल से रिप्लेस कर देगा और अगर उसे वहां पे 0 की जगह 1 मिलता है तो वो वहीं पे रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा और आउटपुट होगा कि ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब लास्ट वाले 0 को ब्लैंक सिंबल से रिप्लेस करने के बाद वो फिर से स्टार्टिंग में जाएगा और 1 को ब्लैंक से रिप्लेस करेगा और फिर लास्ट में जाके कंपेयर करेगा कि अब ये वाला नंबर 1 है कि नहीं और फिर ऐसे ही ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि फाइनल आउटपुट ना आ जाए कि या तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है या तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। और अब जो ये डायग्राम आप देख रहे हो ये इंटरनल स्टेट्स का डायग्राम है। ये जो मैंने प्रोसेस अभी आपको पीछे एक्सप्लेन की वही चीज इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी हुई है और बता रही है कि ये ABCDEFG इस मशीन के इंटरनल स्टेट्स हैं और स्कैनिंग हेड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि 0 दिखे और 1 दिखे या ब्लैंक सिंबल दिखे तो क्या करना है और कब राइट जाना है और कब लेफ्ट जाना है और A से स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे आता है ट्यूरिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर का। ये जो ट्यूरिंग मशीन आप देख रहे हो अब ये एक ही मशीन थी पर इस अकेली मशीन से आप कोई सी भी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकती है को सॉल्व कर सकते हो। बस उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या इंटरनल स्टेट्स या एल्गोरिथम बदलनी होती है प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही सॉफ्टवेयर है। आइए इसे कंपैरिजन के थ्रू समझते हैं। ऐसा नहीं कि 1936 में और मशीन्स नहीं थी, मशीन्स थी पर वो अपने से नहीं सोच सकती थी। जैसे आप कार का एग्जांपल ले लीजिए। कार्स जो हैं उसे आप स्टार्ट कर देते हो, भले ही आप उसे धक्का नहीं लगाते हो पर आपको उसे स्टीयर करना पड़ता है, उसमें ब्रेक लगाना पड़ता है, समहाउ उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। कार सोच नहीं सकती है, उसे आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। और अगर आप आज की ड्राइवरलेस कार्स के बारे में सोचो तो वो क्या है, एआई पे ही तो चल रही है और एआई क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से एलन ट्यूरिंग ने सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्रामेबल मशीन या कंप्यूटर के आइडिया के बारे में सोचा एंड एज यू नो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। बाद में इसी मॉडल के बेसिस पे वॉन न्यूमैन ने एक आर्किटेक्चर दिया जिससे बाद के एक्चुअल कंप्यूटर्स बने। आज के कंप्यूटर और ट्यूरिंग मशीन में लॉजिक वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ट्यूरिंग मशीन हर वो काम कर सकती है जो आज के कंप्यूटर कर सकते हैं और अगर ट्यूरिंग मशीन कोई काम नहीं कर सकती है तो आज के कंप्यूटर भी वो काम नहीं कर सकते हैं। ट्यूरिंग मशीन के मेमोरी टेप को आप आज के कंप्यूटर की मेमोरी समझिए और स्कैनिंग हेड को सीपीयू। तो अब याद कीजिए हमने ये डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट किया था, इफेक्टिव प्रोसीजर से। और इफेक्टिव प्रोसीजर कहाँ से आया था, इज मैथ डिसाइडेबल से। और ये क्वेश्चन किसने दिया था, डेविड हिल्बर्ट ने। तो ट्यूरिंग ने इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे दिया कि कोई सी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर पाती है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों, तो याद कीजिए ह्यूमन कंप्यूटर, हर वो प्रॉब्लम जो ह्यूमन कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकती है और जो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन नहीं सॉल्व कर सकती है वो ह्यूमन कंप्यूटर भी नहीं सॉल्व कर सकता है। और ट्यूरिंग मशीन क्या थी, एक इफेक्टिव प्रोसीजर। और ट्यूरिंग ने जवाब दिया कि नहीं, हर मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है और जब वो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकती है इसका मतलब कि उस प्रॉब्लम के लिए कोई इफेक्टिव प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स मैथमेटिक्स इज नॉट ऑलवेज डिसाइडेबल। अब बात आती है कि ट्यूरिंग ने हिल्बर्ट के इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि मैथमेटिक्स इज नॉट ऑलवेज डिसाइडेबल के लिए किस प्रॉब्लम को एज अ रेफरेंस यूज किया था। ट्यूरिंग ने इसके लिए एक पैराडॉक्स का रेफरेंस लिया था जिसे आज हम हॉल्टिंग प्रॉब्लम कहते हैं। अगर हम उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो और 10 मिनट लगेंगे, तो फिर उसको कभी और देखेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, बस समझाने के लिए। ध्यान रखिए ऐसा एक्सप्लेनेशन ट्यूरिंग ने नहीं दिया था, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। इसे ऐसे समझिए जैसे 0 डिवाइडेड बाई 0
ये एक्सप्रेशन आपने बहुत बार देखा होगा, पर इसका आंसर क्या है? वी डोंट नो। इसीलिए इसे हम अनडिफाइंड कहते हैं। इसका सॉल्यूशन नहीं है, अगर है तो हमको नहीं पता है। दूसरा एग्जाम्पल सोचिए आप, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या है? कितना बड़ा है? क्या हर इन्फिनिटी एक बराबर है? अगर नहीं तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा? ये सब चीजें हमें नहीं पता है, पर हैं तो ये भी मैथ्स की प्रॉब्लम ही, पर इनका सॉल्यूशन नहीं है। मीन्स मैथ्स इज नॉट ऑलवेज डिसाइडेबल। अब आप इन जनरल अच्छे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को समझिए कि एलन ट्यूरिंग ने डेविड हिल्बर्ट के एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अनजाने में ही मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की नींव रख दी। जिस कंप्यूटर की वजह से दुनिया को कितना कुछ मिला और लोगों की जिंदगी में कितना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है। पर सोचिए, उस आदमी ने, जिसने ह्यूमन रेस को कितना कुछ दिया, उसे आखिर में सुसाइड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो होमोसेक्सुअल थे, और उस समय पे इंग्लैंड में होमोसेक्सुअलिटी इलीगल थी। अब ये हमारे और आपके सोचने की बात है कि कोई इंसान अपने घर के अंदर क्या करता है और जीवन को कैसे जीना चाहता है, इस पे समाज को इंटरफियर करने का किस दायरे तक का अधिकार है। अगर आपने सर रामानुजन के ऊपर बेस्ड मूवी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी देखी हो, तो उसमें जब रामानुजन सर इंग्लैंड जा रहे होते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है, एक डिलेमा रहता है, और वो ये कि उस समय के हमारे समाज में समुद्र को पार करना अपशगुन माना जाता था, और अगर कोई इंसान समुद्र पार करके जाता था तो ये माना जाता था कि उस इंसान ने अपनी पवित्रता, प्योरिटी या ओरिजिनलिटी खो दी है, और उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। तो मूवी में एक सीन है, उसमें रामानुजन जी की वाइफ उनके पास आती हैं और उनसे बोलती हैं कि अगर आप इंग्लैंड जाओगे तो हमें समाज से बाहर कर दिया जाएगा, हमारे बच्चों से कोई भी शादी नहीं करेगा। अब अगर आप इस प्रॉब्लम के कोर में देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस समस्या की जड़ में समाज के रिग्रेस नॉर्म्स ही हैं। हमने जब समाज बनाया था तो अपने सहारे के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, लेकिन ये समाज कब उससे इतना आगे बढ़ गया कि हम समझ ही नहीं पाए। अगर आपने YouTube चैनल स्क्रीन पत्ती के रवीश की रिपोर्ट का कोई एपिसोड देखा हो तो आपको शायद याद हो, उसमें बद्री एक बड़ा डीप डायलॉग बोलता है, सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। इसलिए हमें समाज में हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। कोई आदमी हमारे विचारों से मतभेद रखता है तो उसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमसे बोलता है कि हर सिटीजन को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने पे जोर देना चाहिए। तो वह फिर से अपने स्टार्टिंग के सोक्रेटिस के क्वेश्चन पे आइए और सोचिए कि क्या है न्याय? क्या ट्यूरिंग के साथ न्याय हुआ? हो सकता है उस समय के समाज को उनका सुसाइड सही लगता रहा हो कि ट्यूरिंग जैसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं, पर आप सोचिए कि समाज की नज़र में जो न्याय था, क्या वो असल में न्याय था? इस सवाल का जवाब भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, समय मिले तो सोचिएगा। और आखिर में मैं आपको जोकर के एक डायलॉग के साथ छोड़ के जाता हूँ, All you care about is money. This town deserves a better class of criminals and I am gonna give it to them. तो मैं क्रिमिनल्स वाले पॉइंट को तो नहीं एनकरेज करता, पर मुझे लगता है कि दिस सोसाइटी डिजर्व्स अ बेटर क्लास ऑफ रोल मॉडल्स।